आज का टारगेट आप लोगों की स्क्रीन पर है मिचबिल द ऑटर और द बॉल पोम। उन्हें टिग्रिस मार्शेस से एक ऑटर लाकर मंगा दिया। अब यहाँ पर हमारे जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि इस ऑटर को पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं कि वो प्लेन आसमान में उड़ रहा है और पूरे प्लेन में भगदड़ मच गई कि चूहा चूहा चूहा, प्लेन में चूहा, प्लेन में चूहा। दुख लगना चाहिए, उसे बुरा महसूस होना चाहिए कि उससे वो बॉल खो गई, लेकिन उसको इतना वो ना लगे कि ये मेरे से क्या हो गया। कि बच्चा जिंदगी का जो सच है जिसे वो एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस कहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं निहारिका आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने समरी सीरीज के इस बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए हैं हमारे लेक्चर नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हमारे अगले दो टॉपिक्स की समरीज। हमारे टॉपिक्स हैं बच्चे मिचबिल द ऑटर और दूसरा है हमारे पास बच्चे द बॉल पोम। तो बच्चे इन दोनों टॉपिक्स में हम लोग क्या करेंगे आप लोगों को पता ही है। इन दोनों टॉपिक्स की समरीज को हम लोग देखेंगे और इनमें से जो भी बेटा मेन आइडियाज, सेंट्रल आइडियाज निकल कर आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे आज का टारगेट आप लोगों की स्क्रीन पर है मिचबिल द ऑटर और द बॉल पोम। हमने हमारी आज की क्लास में करना है बच्चे। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं वो है मिचबिल द ऑटर, जिसे लिखा है गैविन मैक्सवेल ने। ठीक है बच्चों, तो ये पहला टॉपिक है आप लोगों का मिचबिल द ऑटर, जिसे गैविन मैक्सवेल ने लिखा है। और ये इस तरीके का प्यारा सा दिखने वाला एनिमल बच्चे, जैसे आप ऊद बिलाव कहते हो, इसका नाम होता है आप लोगों का ऑटर। ठीक है, इस ऑटर की स्टोरी को हम लोग करेंगे। तो ये स्टोरी बच्चे स्टार्ट होती है राइटर के साथ, जब हमारे राइटर जिनका नाम था गैविन मैक्सवेल, ये ट्रैवल करते हैं बासरा। ठीक है, ये बासरा के नाम की जगह पे ट्रैवल करते हैं अपने पाल के साथ, बेसिकली अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ देयर जर्नी वो यहाँ पर अपनी एक इच्छा प्रकट करते हैं अपने दोस्त के आगे कि वो डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं, यानी कीप अ पेट। यहाँ पर वो एक पेट रखना चाहते हैं, एक ऑटर को। ठीक है, वो यहाँ पर चाहते हैं कि वो एक ऑटर को पेट रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ही उन्होंने अपना पेट डॉग खोया है और वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। अब जिस जगह पर वो रहते हैं बच्चे, उस जगह का नाम है कैमस फियरना। और कैमस फियरना एक ऐसी जगह है जो मतलब यहाँ पर अगर पानी है तो पानी के इस तरफ थोड़ा सा बीच, यहाँ पर है आपका बीच का एरिया, और ये बीच के एरिया से आगे जाकर ये जो हिस्सा है बच्चे, इसे कैमस फियरना कहा गया है। तो वो एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से पानी बहुत ज़्यादा पास है, और यहाँ पानी में ही रहते हैं बच्चे ये ऑटर, बिकॉज इन्हें पानी में रहना खूब पसंद होता है। तो जो इनके दोस्त थे उन्होंने इन्हें एडवाइस किया कि उन्हें भी एक ले लेना चाहिए ऑटर, और वो ऑटर मिलेगा उन्हें मार्शेस में से, यानी आपके दलदले इलाके में से, अलोंग द रिवर टिग्रिस इन इराक। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर हमारे जो ऑटर है वो उतने कॉमन है जितने मॉस्किटोज। तो वो कहते हैं ऑटर्स आर एज कॉमन एज, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। तो वो कहते हैं यहाँ पे ऑटर्स इतने कॉमन है जैसे मच्छर। ठीक है, तो उनके दोस्त उन्हें बताते हैं कि टिग्रिस मार्शेस जो यहाँ पर इराक में है, वहाँ से उनको बहुत आसानी से एक ऑटर मिल जाएगा। तो जब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, वो डिस्कवर करते हैं कि उनके दोस्त का मेल तो आ गया है, यानी अब उनको वापस जाना था, तो उनके दोस्त का जो मेल था वो आ गया है, लेकिन उनका मेल अभी भी अटका हुआ है। तो जो उनके दोस्त थे वो बासरा छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी गैविन मैक्सवेल का जो आपका मेल है वो आया नहीं था, इसीलिए वो इस जगह को छोड़कर अभी तो जा नहीं सकते थे। तो उन्हें कुछ दिन यहाँ पर अपने मेल का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जब तक मेल नहीं आएगा वो बासरा छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो कुछ दिनों बाद, अप्रोक्सीमेटली जिन्हें बुक में लिखा गया है 5 दिनों के बाद, उनके जब दोस्त चले जाते हैं, अभी कुछ दिनों के बाद उनके दोस्त चले जाते हैं, और यहाँ पर हमारे गैविन मैक्सवेल जो हैं वो अभी भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनका मेल कब आएगा। तो वो अपने मेल का इंतज़ार करते हैं बच्चे 5 दिनों के लिए, 5 डेज के लिए वो उनके दोस्त यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो और 5 दिन यहाँ पर रुकते हैं और अपने मेल का इंतज़ार करते हैं कि कब उनका मेल आएगा और वो भी अपने दोस्त के साथ यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मेल आता है 5 दिनों बाद।
अब जब वो अपना मेल लेकर अपने कमरे में जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि उनके कमरे में एक वो पड़ा है, सैक पड़ा है, यानी एक बोरी पड़ी है, और उस बोरी के अंदर से निकलता है एक ऑटर यानी एक ऊदबिलाव जिसकी इच्छा इन्होंने अपने दोस्त के बारे में दोस्त के आगे प्रकट करी थी। Accompanied by the aid of Arabs with a message, और यहाँ पर दो अरेबियन लोग खड़े थे इस ऑटर को लेकर, और उनके हाथ में एक मैसेज था जो वो लोग हमारे ऑथर को देने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जो ऑटर है वो उनके फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट किया है, वो उनके फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया है, क्योंकि उनके दोस्त ने मैक्सवेल ने अपने दोस्त के आगे ये इच्छा प्रकट करी थी कि उनको एक ऑटर चाहिए, तो उनके दोस्त ने उन्हें टिग्रिस मार्शेस से एक ऑटर लाकर मंगा दिया। अब यहाँ पर हमारे जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि इस ऑटर को पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो इस ऑटर का नाम रखते हैं मिजबिल, और उसका शॉर्ट फॉर्म था मिज। अब क्योंकि मिजबिल एक अलग सा एनिमल था और ये बहुत टाइम बाद ऐसे किसी के घर में आया था, या पहली बार शायद उसने किसी इंसान के साथ रहना शुरू किया था, तो मिजबिल को थोड़ा सा टाइम लग गया अपने सराउंडिंग्स में फेमिलियर होने के लिए, यानी उसे आसपास की सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा ढालने में समय लग गया। तो पहले 2 दिन तो वो बताते हैं 2 days ऑटर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, ठीक है, 2 दिनों के लिए ऑटर ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा। लेकिन 3rd डे के ऊपर ऑटर आकर क्या करता है, 3rd डे पे ऑटर इनके पैरों के पास आकर स्लेप्ट नियर हिज फीट, लेकिन तीसरे दिन वो उसके पैर के पास आकर सो जाता है, और उसके बाद से शुरू हो जाती है इनकी दोस्ती का एक ऐसा पड़ाव जो हमारी स्टोरी में हम आगे देखेंगे। अब मिजबिल क्योंकि एक ऑटर था तो उसको पानी में खेलना बहुत पसंद था, तो वो बहुत एंजॉय करता था पानी में खेलना, एंड ही लर्न टू ओपन द फॉसेट हिमसेल्फ, और उन्होंने आपका जो नल होता है उसे खुद से खोलना भी सीख लिया था। तो वो क्या करता था, वो छप 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 करते हुए जाता था, नल को अपने हाथ से खोलने की कोशिश करता था, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि वो खोलने के बजाय नल को और ज़्यादा टाइट कर देता था, और उसके बाद वो चिटर करता था, जो चिटपिट चिटपिट करता था, इरिटेट हो जाया करता था, क्योंकि उसे पानी से खेलना बहुत पसंद था, लेकिन नल खोलने की जगह जब नल टाइट हो जाया करता था तो पानी नहीं आता था। The time is passing smoothly in Basra, however, अब समय आ जाता है इनका वापस लंदन जाने का। तो यहाँ पर आपका जो मिजबिल था उसने 2 से 3 चीजें यहाँ पर खूब एंजॉय करी, जिनके बारे में बच्चे आप लोगों को खासकर पता होना चाहिए। यहाँ पर मिजबिल का पानी में खेलना, ठीक है, यहाँ पर मिजबिल का प्लेइंग इन वाटर आप लोगों को दिमाग में रखना है कि उसे पानी में खेलना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद था। ही यूज्ड टू लव प्लेइंग इन वाटर। यहाँ पर उसका फॉसेट ओपनिंग, या कह सकते हो कि नल का खोलना, और जब वो नहीं खुलता था तो उसका बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना आप लोगों को याद रखना है। और 3rd में तीसरे दिन पर वो अपने 3rd डे ही बिकेम फ्रेंडली, तीसरे दिन से ही वो थोड़ा सा फ्रेंडली होना शुरू हुआ था। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि जो ऑटर था वो एक ऐसा अजीब सा एनिमल था जिसका लूट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली इसका नाम पड़ा था, साइंटिफिक नेम है। और क्योंकि इसकी कोई प्रजाति इससे पहले लोगों को पता नहीं थी कि ये क्या प्रजाति है, इसीलिए इस ऑटर का जो नाम पड़ गया था वो पड़ गया था मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है, इसीलिए ऑटर्स को मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से जाना जाता है। और तीसरे दिन से वो काफी फ्रेंडली हो गया था हमारे गैविन मैक्सवेल से। अब उसके बाद जाने की बारी आती है बच्चे लंदन। लेकिन क्या लंदन जाना बहुत आसान है? बिल्कुल भी नहीं, लंदन जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जो लंदन की फ्लाइट थी ना बच्चे, जो लंदन की फ्लाइट थी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं लंदन फ्लाइट, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते एनिमल्स, एक्सेप्ट नहीं करते किनको, एनिमल्स को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पर गैविन मैक्सवेल को कुछ और दिमाग लगाना पड़ा अपने एनिमल को साथ लेके जाने के लिए। जो ब्रिटिश एयरलाइंस है वो परमिट नहीं करती एनिमल्स को ऑन बोर्ड, तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें एक दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी जो मिजबिल को फ्लाइट में आने के लिए अलाउ करेगी। लेकिन शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि उसको एक बॉक्स में डालकर यहाँ पर लाया जाएगा, बिना बॉक्स के मैक्सवेल को आप यहाँ से नहीं लेकर ट्रैवल कर सकते। तो भैया आप उसे बॉक्स में कैसे रखें? अब जो शर्त रखी गई वो ये रखी गई कि आप अपने ऑटर को
एक डब्बे में रखेंगे तो ही हम इसे लेके जाना अलाउ करेंगे। अगर ये डब्बे में नहीं होगा तो हम आपके एनिमल को नहीं अलाउ कर सकते हमारे प्लेन के ऊपर। तो नैरेटर ने क्या किया, ताकि मिजबिल थोड़ा सा डब्बे में फेमिलियर हो जाए, तो उन्होंने अपने प्लेन में बैठने से 1 घंटे पहले ही उसको डब्बे में बिठा दिया और उसके बाद अपना खाना खाने चले गए। लेकिन जब वो खाना खाकर वापस आते हैं, वो देखते हैं कि बॉक्स में बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं है और मिज ने क्या किया है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर दिए हैं। मिज ने क्या किया है, मिज ने उसमें छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर दिए हैं और उसकी वजह से क्या किया है, उसकी इंटरनल लाइनिंग, यानी आप कह सकते हो कि जो उसकी बॉक्स की इनर लेयर थी उसे अपने हाथों से बिल्कुल फाड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। ऑब्वियसली अगर आप एक एनिमल को एक ऐसी बंद एनवायरनमेंट में रख दोगे तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगा, और उस डर के अंदर मिजबिल ने क्या किया था, उस बॉक्स को अंदर से पूरा का पूरा फाड़ दिया था। अब वो बॉक्स क्योंकि अंदर से पूरा फट चुका था, तो इसीलिए हमारे जो ऑथर हैं वो देखकर डर जाते हैं। अब एज ए रिजल्ट अब वो इतना ज़्यादा उसने वहाँ पर अपना चीर फाड़ मचा दी कि उसकी वजह से ऑटर को चोट लग जाती है और उसका खून जो था वो भी उस बॉक्स के होल्स पे लगा हुआ था, और जो वो डर गया था और वो एयरपोर्ट की तरफ भागता है देखने के लिए कि भैया उसका एनिमल बिल्कुल ठीक हो। जब उन्होंने बॉक्स खोल के देखा तो मिजबिल अंदर बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब हमारे ऑथर को रियलाइज़ होता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और इस टाइम पे नया बॉक्स ढूंढना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और 10 मिनट के अंदर उनका प्लेन जो है वो छूटने वाला है। अगर उनकी फ्लाइट पर वो नहीं पहुंचे तो अगले 10 मिनट में उनका प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा और वो इस मौके को भी चूक जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉक्स को जैसे तैसे क्लीन करा और उसकी गाड़ी में बैठकर, अपने ड्राइवर की गाड़ी में बैठकर बहुत तेज स्पीड के अंदर वो वहां पहुंच जाते हैं। अब जैसे तैसे करके वो प्लेन में आ तो जाते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस बॉक्स में वो मिज को लाए थे वो बॉक्स ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो अब मिजबिल का क्या किया जाएगा। तो यहां पर हमारे ऑथर ने क्या किया, मैक्सवेल ने क्या किया, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हमारी एयर हॉस्टेस को सुनाया। उन्होंने क्या किया, ये पूरा इंसिडेंट उन्होंने एयर हॉस्टेस को सुनाया, हु सजेस्टेड हिम टू कीप द कंटेनर ऑन हिज लैप। उन्होंने बोला कि देखिए मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आप अपने ऑटर को, यानी मैक्सवेल सॉरी जो मिजबिल है उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे अपनी लैप पर बिठा सकते हैं। उसका जो डब्बा है, जो कंटेनर है, उसे आप अपने पट पे रख लो, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। गैविन को बड़ा खुशी हुई कि यार ये लेडी कितनी अच्छी है कि इसने मुझे मेरे पेट को अपने ही गोदी में रखना अलाउ किया। लेकिन जैसे ही उसने मैक्सवेल को ऑटर को निकालने के लिए, मिजबिल को निकालने के लिए डब्बा खोला, ऑटर जो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था वो उस बॉक्स में से जंप करके पूरे के पूरे प्लेन में भागने लगता है, एंड इट डिसअपीयर्ड देयर बाय डेवलपिंग कियोस। और वहां पर उसने भगदड़ मचा दी प्लेन के अंदर कि वो प्लेन आसमान में उड़ रहा है और पूरे प्लेन में भगदड़ मच गई कि चूहा चूहा चूहा, प्लेन में चूहा, प्लेन में चूहा, और लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इस सिचुएशन में आपका जो ऑटर है वो अलग अलग लोगों पे जा रहा था। ऐसे ही वो एक पंजाबी अंकल पे चढ़ जाता है, एक सरदार अंकल पे चढ़ जाता है, और वो जो करी खा रहे थे, बटर चिकन खा रहे थे, वो करी उनके ऊपर गिरा देता है। इतने में जो एयर हॉस्टेस है वो कहती है हमारे मैक्सवेल को कि हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जाती हूँ और आपके ऑटर को लेकर आती हूँ। तो एयर हॉस्टेस खुद जाती है और उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उतने में गैविन के पास ऑटर आ जाता है एंड फाइनली उन्होंने उस ऑटर को पकड़ लिया, एंड इतने में ही वो लोग लंदन भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्वीन ऑफ हर काइंड करके बोला था फॉर द एयर हॉस्टेस। उन्होंने ये एयर हॉस्टेस के लिए ये लाइन बोली थी कि शी इज़ द क्वीन ऑफ हर काइंड, और उसे क्वीन ऑफ हर काइंड बोलने के पीछे क्या रीज़न था, बिकॉज या तो वो ऑटर को गोदी में बिठाना हो या फिर ऑटर को पकड़ के वापस लाना हो, उन दोनों केसेस के अंदर इस लेडी ने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। दैट इज़ वाई ही कॉल्स हर द क्वीन ऑफ हर काइंड। अब फाइनली जब वो लोग पहुंच जाते हैं लंदन, तो थोड़े टाइम के लिए जो हमारे गैविन मैक्सवेल हैं और जो ऑटर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर रहते रहते मिजबिल को बच्चे गेम बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, जो थी द गेम ऑफ अ पिंग पोंग बॉल एंड मार्बल्स। उन्हें इन सब चीज़ों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने अपनी रिक्रिएशन, बेसिकली अपनी टाइम पास एक्टिविटीज़ भी क्रिएट कर ली थी विद द नैरेटर्स ब्रोकन सूटकेस। अब ये क्या करते थे, अगर आप इनके सूटकेस को देखेंगे तो नैरेटर का एक इस तरीके से टूटा हुआ सूटकेस था, ठीक है, जिसकी ऊपर की फ्लैप कुछ इस तरीके की टेढ़ी सी हो रखी थी।
तो यहाँ पर ऑटर क्या किया करता था, वो व्हाइट कलर के मार्बल्स को ले लिया करता था, थोड़ा सा और स्टीप बनाते हैं इसको, ऐसे करके वो ढलान थी, और उसके ऊपर वो क्या कर लिया करता था, उसके ऊपर वो अपने मार्बल्स से खेला करता था। तो वो क्या करता था, यहाँ से जाता, कुछ मार्बल्स छोड़ता, और जब तक वो मार्बल्स फिसल के यहाँ आते, ऑटर यहाँ भाग कर आता और ऐसे बू करके ऑटर अपने मार्बल्स को पकड़ता। और इस तरीके से ये इसकी रिक्रिएशन गेम बन गई थी, ये इसका टाइम पास गेम बन गया था, और उसको ये गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। तो अब नैरेटर उसी के साथ साथ अपने ऑटर को वॉक पे लेके जाया करते थे, और क्योंकि उस समय तक ऑटर एक बहुत ही अननोन सा एनिमल था, तो लोगों ने बड़े सारे वाइल्ड गेसेस, बहुत सारे वियर्ड गेसेस करे हैं कि ये कौन सा एनिमल है, ये क्या है। कोई इसे बोलता था कि ये एक बेबी सील है, कोई इसे स्क्विरल बोलता था, कोई इसे हिप्पो बोलता था। लेकिन सबसे शॉकिंग रिस्पॉन्स एक लेबरर से आता है जो एक गड्ढा खोद रहा था। वो कहता है व्हाट्स दैट purported to be, basically supposed to be। तो वो कहते हैं ये क्या है। तो एक आदमी ने बोला कि ये है ही क्या, यानी there were people who were giving so wild explanations कि उनमें से एक आदमी जो एक लेबरर था जो गड्ढा खोद रहा था इस तरीके से, वो कहता है क्या भला है ये, what is this। तो यानी various people had various reactions on the otter, and this is how the story of an otter comes to an end, जिसका नाम था मिचबिल द ऑटर। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट द स्टोरी मिचबिल द ऑटर इज ऑल अबाउट। बच्चे इसके अंदर ज्यादा खास कुछ सेंट्रल आइडिया बनेगा नहीं, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। द ओनली सेंट्रल आइडिया कुड बी टू गिव यू एन आइडिया अबाउट एनिमल ह्यूमन रिलेशनशिप। तो इसका सेंट्रल आइडिया सिर्फ एक है, टू हाईलाइट एनिमल ह्यूमन रिलेशनशिप, कि इंसान और एनिमल के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। और इसी के साथ बच्चे वी आर एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं द अदर टॉपिक, एंड द अदर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द बॉल पोम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बॉल पोम। यस, तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी अगली पोम की तरफ, जिसका नाम है द बॉल पोम, और ये पोम लिखी है जॉन बेरीमैन ने। तो बच्चे ये पोम है एक बच्चे के बारे में जो बेचारा अपनी बॉल खो देता है, और बहुत ही बचपन में, बहुत छोटी सी एज की बच्चे की बात है ये। तो चाइल्ड लूजेस अ बॉल, और उसकी बॉल खो जाती है। तो ये जो पोएट है हमारे जॉन बेरीमैन जी, ये क्या करते हैं, ये वहाँ खड़े रहते हैं और ये बताते हैं कि मैंने उस बच्चे की बॉल को खोते हुए देखा, मैंने उस बच्चे की बॉल को गिरते हुए देखा। वो कहते हैं जब मैंने उस बच्चे की बॉल को गिरते हुए देखा तो मेरे मन में एक बारी तो आया कि मैं जाऊं और उस बच्चे को सहलाऊं और समझाऊं कि बेटा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक बॉल थी, तुम्हें जिंदगी में ऐसी और बहुत सारी बॉल्स मिल जाएंगे, तुम जाओ और कोई और बॉल खरीद लो, तो उससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि अगर मैं उस बच्चे को ये बोल देता हूँ कि बेटा तुझे इसके अलावा और भी कोई बॉल मिल जाएगी, तुझे इस चीज़ के बारे में बुरा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो वो कहते हैं कि इस तरीके से मैं बच्चे को उसकी ज़िंदगी के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से दूर कर दूंगा, जो लेसन है ऑफ लूजिंग थिंग्स। वो कहते हैं ज़िंदगी में इंसान को बहुत बारी बहुत कुछ खोना पड़ता है, और शायद बॉल तो उसके लिए एक शुरुआत है। जिंदगी में बॉल से बड़ी बड़ी चीज़ें भी उस बच्चे को शायद खोनी पड़ सकती हैं। तो उस केस के अंदर वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं बच्चे के उस प्रोसेस को रोक दूं, मैं चाहता हूं कि वो खड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ खड़े हुए उस चीज़ के बारे में सोचे, उसे दुख लगना चाहिए, उसे बुरा महसूस होना चाहिए कि उससे वो बॉल खो गई, लेकिन उसको इतना वो ना लगे कि ये मेरे से क्या हो गया। यहाँ से वो अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन समझेगा कि चीज़ें खोना या लोगों का खोना, सामान खोना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और हमें इन सब चीज़ों से बुरा नहीं फील करना चाहिए। ये पोएट बताता है अबाउट द मिजरेबल कंडीशन, उस बैड कंडीशन ऑफ अ बॉय के बारे में जो अपनी एक बॉल को खो बैठता है। Not knowing what to do, he feels grieved। अब क्योंकि वो अपनी बॉल को चाहकर भी रोक नहीं पाया गिरने से, उस हार्बर में जाने से, पानी में जाने से, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा है कि वो अपनी बॉल को नहीं बचा पाया। तो पोएट ने उस बॉल को पानी में जाते हुए देखा, पूरे गिरते हुए देखा। वो चाहते तो उस बॉल को पकड़ लेते, लेकिन उस बच्चे को वो लेसन मिलना ज़रूरी था।
इट सीम्स टू बी रोलिंग अवे जंपिंग इनटू द वाटर वेरी हैप्पीली। वो बॉल ऐसी लग रही थी जैसे वो बड़ी खुशी खुशी उनसे दूर जा रही है, अनमाइंडफुल ऑफ द इम्पैक्ट, या फिर उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अननोन टू द फैक्ट कि ये बॉल जब इस बच्चे से खो जाएगी तो उसके ऊपर उस बॉल के खोने का क्या इम्पैक्ट होगा। वो बॉल को नहीं पता था, लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे बॉल उससे दूर जाती जा रही थी उस चीज को महसूस करता जा रहा था। The poet makes no effort to console the boy. तो पोएट कहते हैं कि मैं चाहता तो जाकर बच्चे को अंडरस्टैंड करवा सकता था, मैं चाहता तो जाकर बच्चे को समझा सकता था, बिकॉज ही फील्स कि अगर वो करता है ऐसा, अगर वो जाकर बच्चे को समझाता है तो उस बच्चे को कोई भी समझाने का कोई फायदा नहीं होगा कि बेटा आपको एक नई बॉल मिल जाएगी। इसके दो रीजंस। पहली चीज तो ही इज ऑलरेडी सैड, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी है, वो बच्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी है, और अगर उसको आप कह भी देते हो कि बेटा तुझे दूसरी बॉल मिल जाएगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेमोरीज इस बॉल के साथ हैं, क्योंकि जो मेमोरीज बच्चे इस बॉल के साथ हैं वो मेमोरीज उसकी दूसरी बॉल के साथ नहीं आ सकती। तो वो कहते हैं उसको ये बोलना कि मैं तुम्हें दूसरी बॉल दिला दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा इस बात को बोलने का। और दूसरा रीजन ये, वो चाहते थे कि वो अंडरस्टैंड करे अपने लॉस को, और दूसरा रीजन उनकी तरफ से था अंडरस्टैंड द लॉस, वो उस चीज को एक्सेप्ट करे। अगर आप जिंदगी में हर इंसान को सिखा दोगे कि छोड़ ना बेटा इसकी जगह हम तुझे दूसरी चीज ला देते हैं, तो इंसान क्या एक एटीट्यूड बन जाएगा कि चलो ये नहीं तो कोई और सही, ऐसा नहीं तो वैसा सही। तो इंसान कभी भी अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कोई और चीज ढूंढेगा अपने मन को वहां लगाने के लिए। He believes कि कुछ भी पैसिफाई नहीं करेगा, कुछ भी सूद नहीं करेगा उस बच्चे को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है। The loss seems to have upset him immensely. ये जो लॉस है उसने उसे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है। The poet doesn't want to convince the boy कि ये loss is negligible, वो उसे very less, तो वो उसे ये नहीं बताना चाहते कि बेटा ये जिंदगी में बहुत छोटी चीज है, क्योंकि उस छोटे बच्चे के लिए वो बॉल का खोना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बॉल क्या है, बॉल बड़ी तुच्छ सी चीज है, बड़ी इनएक्सपेंसिव सी है, नॉट एक्सपेंसिव, सस्ती सी बॉल है। बॉल तो आ सकती है, लेकिन बॉल के साथ इमोशंस नहीं वापस आ सकते। तो आप नई बॉल ला तो दोगे, लेकिन वो पुराने इमोशंस कहाँ से लाओगे। इन फैक्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय हिम। वो यहाँ पर चाहते हैं कि बच्चा जिंदगी का जो सच है, जिसे वो एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस कहते हैं, कि इंसान को लॉस के बारे में सच्चाई जो है पता लगनी चाहिए, कि इंसान से चीजें खोती हैं, चीजें का खोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मटीरियलिस्टिक पोजेशंस आर क्वाइट ऑफन लॉस्ट इन लाइफ। वो बताते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें जिंदगी में अक्सर खो जाया करती हैं, कभी कभी बॉल जैसी छोटी चीज़ें, और कभी कभी घर मकान बंगला गाड़ी जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें भी लोग हार जाते हैं, खो देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को पैसों से खरीद लो, बिकॉज पैसों से आप सामान ला सकते हो, इमोशंस नहीं ला सकते। They cannot be substituted, चीजों को सब्सिट्यूट नहीं किया जा सकता। पैसा आपके लॉस्ट थिंग्स वापस ला सकता है, लेकिन इमोशंस नहीं ला सकता, ठीक है। और दूसरी चीज, पैसा कभी कभी खोई हुई चीजें भी नहीं ला सकता, वो बस नई चीजें लाकर पुरानी वाली को रिप्लेस कर सकता है। तो जिंदगी में अगर आप हर चीज की रिप्लेसमेंट ढूंढने लग जाओगे, इफ यू आर ऑलवेज गोइंग टू फाइंड द रिप्लेसमेंट्स ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर इन योर लाइफ, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होगे किसी चीज में। आज तो उस बच्चे से क्या खो रहा है, आज तो उस बच्चे से बॉल खो रही है, कल को वो अपनी जिंदगी के किसी इंसान को खोकर बोल देगा, कोई भी उसके जिंदगी में कोई भी इंसान हो, अगर वो खोकर ये बोल दे कि चलो छोड़ो ये नहीं तो ये सही, तो ये तरीका है इंसान के दिमाग में गलत चीजें डालने का कि बेटा ये नहीं तो कोई और सही, ये बॉल नहीं तो कोई और सही। तो आप बच्चे को कभी वो चीज फील ही नहीं करने दोगे। अगर आगे जाकर बड़ा होकर वो बच्चा और भी जब चीजों को एक्सपीरियंस करेगा तो वो कभी इस चीज को समझ में ही नहीं आ पाएगा, वो चीज लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बचपन में जब भी उसने कुछ खोया उसको उसकी रिप्लेसमेंट लाकर दे दी गई। तो बच्चे के दिमाग में बन जाएगा कि हर चीज रिप्लेसेबल है, वो कुछ भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर उस बच्चे को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रही है कि आप जब जिंदगी में कोई चीज खोते हो तो आपको कैसा लगता है, समथिंग डियर वंस टू वंस हार्ट एंड हाउ वन हैज टू समन मॉरल करेज, कि किस तरीके से इंसान को अपने मन को समझाना पड़ता है कि चलो कुछ नहीं होता, और उस लॉस को
एक्सेप्ट करना पड़ता है और रिकंसाइल करना पड़ता है, यानी अंडरस्टैंड करना पड़ता है इस फैक्ट को कि आना जाना चीज़ों का ज़िंदगी में लगा रहता है, कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत अटैच्ड हैं, वो खोएंगी, तो आपकी ज़िंदगी वहाँ रुक नहीं जाएगी। The whole poem may be regarded as an extended metaphor. ये कंपैरिजन है जिंदगी के चीज़ों के बीच में, जिंदगी के बीच में, एंड द बॉल जिसे यूज़ किया गया है एज अ मेटाफर बताने के लिए अबाउट द मटीरियलिस्टिक पोजेशंस ऑफ अ पर्सन, कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, जैसे बॉल हो गई, घर हो गया, गाड़ी हो गई, बंगले हो गए, पैसा हो गया, और इसका जो लॉस है वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस है, बट पीपल गेट अप। लेकिन लोग जो है, पीपल कम आउट ऑफ लॉसेस, लेकिन लोग इस लॉस से बाहर आते हैं एंड स्टैंड अप वंस अगेन। लेकिन वो उसको ये सिखाना चाहते हैं कि बेटा ये तो अभी शुरुआत है, बॉल का खोना तो शायद कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि बॉल क्या है, इट इज़ वर्थ अनदर डाइम, 1-2 रुपये लगाकर बॉल आ जाएगी। लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खोई हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी पावर के साथ खड़े हो जाते हैं, और वही चीज़ वो बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो बच्चे इस पर्टिकुलर पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? इस पोम का सेंट्रल आइडिया है to teach one that loss is inevitable. इंसान की जिंदगी में लॉस इनएविटेबल है, एंड वन हैज टू, और एक इंसान को एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड। इंसान को ज़िंदगी में अपने लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ वेट्स फॉर नन, ज़िंदगी किसी का भी इंतज़ार नहीं करती। और इसी के साथ बच्चे हमारा ये टॉपिक यहीं पर हो जाता है समाप्त। आई होप आप सब बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। विद दिस बच्चे वी आर एट द एंड ऑफ अनदर समरी लेक्चर। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ बोथ द टॉपिक्स। आई निहारिका विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। गुड बाय एवरीवन।